गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर। ठीक है, मतलब कि विदेशी विनिमय किसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। तो आज इसके विषय में हम थोड़ी जानकारी आपको देते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आता है प्लीज़ बच्चे मुझसे पूछिए, ठीक। तो विदेशी विनिमय का अर्थ होता है कि अपने देश की, मतलब कि अपने देश में विदेशी मुद्रा का स्टॉक, रिजर्व बैंक के पास अपने देश में विदेशी मुद्रा का कितना स्टॉक है, उसको हम कह सकते हैं विदेशी विनिमय। देखिए, विदेशी विनिमय के स्टॉक से है, यानी कि अपने देश की करेंसी को छोड़कर बाकी अन्य देशों की करेंसी का कितना स्टॉक हमारे पास है, उसको ही विदेशी विनिमय कहा जाता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक के अपने पास हमेशा स्टॉक के रूप में विदेशी करेंसी को रखता है, क्योंकि आवश्यकता उसकी पड़ती है, इसलिए उसको रखना होता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का अर्थ होता है किसी देश की घरेलू मुद्रा को किसी अन्य देश की मुद्रा में बदलना। मतलब हमारे देश का रुपया, ठीक है, दूसरे देश के येन से या डॉलर से, पौंड से बदलना, उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिए हमारे देश का 70 रुपये है, ठीक ना। हमारा मान लीजिए एक डॉलर और हमारे देश की मुद्रा कितनी है, 70। एक डॉलर है मान लीजिए और हमारे देश की मुद्रा है 70 रुपये, यानी कि विदेशी विनिमय दर कितना हो गया, एक डॉलर बराबर 70 रुपये। हम 70 रुपये देंगे तो हमको एक डॉलर की प्राप्ति होगी, तो इसी को कहा जाता है विदेशी विनिमय दर। अन्य देशों की मुद्रा, ठीक है, अपने देश की घरेलू मुद्रा में परिवर्तित होना, या अपने देश की घरेलू मुद्रा अन्य देशों की मुद्रा में परिवर्तित होना ही विदेशी विनिमय दर कहलाता है। तो किसी देश की घरेलू मुद्रा को किसी अन्य देश से बदला जाए, यानी कि अपने देश की घरेलू मुद्रा क्या है, रुपया है, और उसको डॉलर से बदलना, ये हो जाएगा आपका विदेशी विनिमय दर, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, विदेशी फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों मांग की जाती है विदेशी विनिमय की? तो सबसे पहले वस्तुओं सेवाओं का आयात करने के लिए, मान लीजिए हम किसी देश से हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से कर रहे हैं, इंग्लैंड से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जापान से कर रहे हैं। तो यदि हम जापान से करते हैं आयात किसी भी वस्तु का, मान लीजिए चावल का ही करते हैं आयात, तो उसके बदले में हमको क्या देना होगा, विदेशी विनिमय, विदेशी करेंसी देनी होगी, यानी वहाँ का येन, ठीक ना, जापान का क्या है करेंसी, येन, तो वो हमको देना होगा अपने रुपए में, अपने मुद्रा में उनके रुपए में कन्वर्ट करके अपने मुद्रा को भेजना होगा, यानी रुपए को येन में कन्वर्ट करके भेजना होगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। कहीं जिस देश से भी हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, उस देश की मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से विदेशों में संपत्ति की खरीद के लिए आवश्यकता है। जब हम यदि विदेशों में जमीन खरीदेंगे या मकान खरीदेंगे, ठीक ना, ये संपत्ति खरीदेंगे या फिर शेयर या बॉन्ड खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो उसके लिए किसी की आवश्यकता होगी, उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है, विदेशी विनिमय की आवश्यकता। तब हम विनिमय कर पाएंगे, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश में परिवर्तन करके हम व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए आवश्यकता है। फिर है पर्यटन सेवा के लिए, ठीक ना, पर्यटन सेवाओं के लिए, मान लीजिए हम भारत से बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जापान जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, या फिर
स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, अपने देश से बाहर किसी भी देश में जाते हैं, तो वहाँ पर यदि हम घूमते हैं तो हमको वहाँ की मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता है। फिर एक पक्षीय हस्तांतरण। एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब है कि हम अपने देश से यदि उपहार वगैरह कुछ भी भेजते हैं किसी अन्य देश में, तो उसके लिए भी किस चीज़ की आवश्यकता है? विदेशी विनिमय की। ठीक, इसी तरह से सट्टेबाजी प्रवृत्ति के लिए, मान लीजिए हम विदेशों में किसी खेल में या किसी भी उसमें सट्टेबाजी करते हैं, ठीक है, सट्टा लगाते हैं, तो उसके लिए भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी यदि हम भारत से बाहर ऐसा करते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों के लिए? वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए, विदेशों में संपत्ति की खरीद के लिए, पर्यटन सेवा के लिए, इसी तरह से एक पक्षीय हस्तांतरण के लिए और सट्टेबाजी के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है कि हम डिमांड तो कर लिए, विदेशी विनिमय की मांग तो हो गई, लेकिन अब क्या करना है? विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होगी? कहाँ से विदेशी विनिमय हमारे पास आएगा? यानी कि विदेशी करेंसी कहाँ से हमारे पास आएगी, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो कहाँ से वो चीज़ें आएंगी? तो विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होगी? पूर्ति कैसे होगी? पूर्ति आपका होगा कहाँ से? सबसे पहले वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने से, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने से, सेवाओं का निर्यात करने से, यानी कि जब हम निर्यात करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा जो होगी हमारे देश में आएगी, विदेशी करेंसी जो होगी हमारे देश में आएगी। तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने से विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी। दूसरा है विदेशों में एक पक्षीय हस्तांतरण करने से, विदेशों एक पक्षीय हस्तांतरण करने से, ठीक है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से अपने देश में उपहार वगैरह भेजता है तो उसका जब हस्तांतरण होगा तो उससे भी हमको विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी, ठीक है। विदेशी उपहार व्यक्तिगत प्रेरणाएं जो होती हैं, व्यक्तिगत चीज़ें जो होती हैं, वो यदि अपने देश में तो विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है, ठीक, विदेशी करेंसी की पूर्ति होती है। इसी तरह से घरेलू निवेश में भागीदारी करके, हाँ, दूसरा है, तीसरा है घरेलू निवेश में भागीदारी करके, बाहर के लोग यदि घरेलू निवेश करते हैं, अपने देश में निवेश करते हैं, तो उससे भी विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, ठीक है। अन्य देश को लोग जब अपने देश में निवेश करते, इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी घरेलू निवेश की प्राप्ति होती है। उसी तरह से सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में यदि अपने देश में लोग, बाहर के लोग, विदेशों को लोग आके सट्टेबाजी करते हैं तो उससे भी विदेशी निवेश की प्राप्ति होगी, ठीक, अपोजिट, ठीक। तो ये तो है आपका विदेशी विनिमय की प्राप्ति, पूर्ति, कैसे विदेशी विनिमय हमको प्राप्त होगा। इसी तरह से विदेशी विनिमय का निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए, मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के आधार पे विदेशी विनिमय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण उस स्थान पे होगा जहाँ पे विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वहाँ पे विदेशी विनिमय का निर्धारण हो जाएगा, यानी जहाँ जिस स्थिति में संतुलन की स्थिति स्थापित हो जाएगी विदेशी विनिमय और
विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों जहाँ बराबर हो जाएगा वहाँ पे विदेशी विनिमय का निर्धारण हो जाता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी ग्राफ से भी देख सकते हैं कि कैसे विदेशी विनिमय का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय का निर्धारण जहाँ पे आप डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट और डिमांड सप्लाई फॉर एक्सचेंज रेट जो है दोनों क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ एक्सचेंज वो दो फॉरेन एक्सचेंज दोनों बराबर हो जाएगी, वहाँ पे आपका विदेशी विनिमय का निर्धारण हो जाएगा। मतलब जितनी मांग हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है तो दोनों का बराबर हो जाता है। तो इसमें विदेशी विनिमय की दर, ठीक है, और विदेशी विनिमय की पूर्ति, यानी कि एक तरफ हम विदेशी विनिमय की दर का निर्धारण दिखाएंगे ओ वाई एक्सिस पे और ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति। ऐसे यहाँ पे विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दिखाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई, और विदेशी विनिमय का निर्धारण इधर दिखाएंगे ओ वाई एक्सिस पे। ठीक है, विदेशी विनिमय का निर्धारण, ठीक है, और ओ एक्स एक्सिस पे विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति को दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे विदेशी विनिमय की डिमांड है और यहाँ पे विदेशी विनिमय की सप्लाई है, यानी कि ये बिंदु जो है ये क्यू हो जाएगा और ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम की स्थिति है जहाँ पे डी डी बराबर हो जाएगा एस एस, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, और ये मान लीजिए एक्सचेंज रेट को दिखाता है। यानी कि ई बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों क्या है, बराबर है, तो वहाँ पे विदेशी विनिमय का निर्धारण हो जाएगा। इसी तरह से विदेशी विनिमय दर के प्रकार हैं, स्थिर विनिमय दर है, नम्य विनिमय दर है, तो इसके लिए हम आगे आपको कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे तो इतना आपको समझ में आ जाएगा कि विदेशी विनिमय किसको कह जाते हैं, विदेशी विनिमय दर किसको कहते हैं, और इस दर की विदेशी विनिमय की मांग क्यों होती है, पूर्ति कहाँ से होती है, और विदेशी विनिमय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे की कक्षा में मैं आपको कल फिर पढ़ाऊँगी और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।